Welcome students. Last time we had discussed about our unit information and communication technology. Today we will discuss about our new unit about atomic and nuclear physics, in which we had discussed about our minor topics, that is about definitions and MCQs. Today we will discuss about nuclear transmutation and half-life of the element. What is nuclear transmutation? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का जो वर्ड है बेसिकली इसका मीनिंग होता है तब्दीली, किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में तब्दीली। अब एक एलिमेंट तब्दीली क्यों करता है? जब एक एलिमेंट गैर क़यामपज़ीर हालत में होता है, अनस्टेबल होता है, तो क्या करता है, वो कुछ रेडिएशंस खारिज करता है और उन रेडिएशंस के खारिज करने के बाद वो एक क़यामपज़ीर एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इस अमल को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ऐसा अमल जिसमें पेरेंट एलिमेंट गैर क़यामपज़ीर न्यूक्लियोटाइड डॉटर न्यूक्लियाइड में तब्दील हो जाता है और डॉटर न्यूक्लियाइड जिसमें वो तब्दील होता है वो क़यामपज़ीर न्यूक्लियोइड होता है। इस अमल को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जब अमल होता है तो इसके दौरान जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेडिएशंस, ये तीन तरह के हमारे पास रेडिएशंस जो हैं वो खारिज करते हैं। जब हम इन तीनों की सेपरेटली बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके में क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या चेंजेस आती हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको ये आ सकता है कि जब अल्फ़ा डीके होता है तो कौन कौन से चेंजेस आती हैं। तो अगर आप देखें, हमने पढ़ा था कि ये एलिमेंट का जो है वो सिंबल है, किस सिंबल से हम इसको शो करते हैं। नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। तो अगर आप देखें, जब हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास पूरा रिएक्शन है, जब हम रिएक्शन को जो है वो शो कर रहे होते हैं तो एक गैर क़यामपज़ीर अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब टूटता है डॉटर न्यूक्लियाई में, तो क्या होता है, इसके एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाता है। देखें Z-2 लिखा हुआ है और एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाता है, A-4। पहले हमारे पास था AZ, अब A-4 है। एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रिलीज़ होता है। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हम हीलियम को कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो रेडियम 22688 है। जब हम इसको डॉटर न्यूक्लिया में तब्दील करते हैं तो 88 में से 2 कम होंगे, एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएंगे 86। तो 86 जो है वो हमारे पास फिर रेडियम नहीं रहेगा, वो हमारे पास रेडॉन बन जाएगा। इसलिए हमने एलिमेंट को, गैर क़यामपज़ीर को रेडॉन डॉटर न्यूक्लिया में तब्दील कर दिया। 226 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 222 आ जाते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल मींस हीलियम जो है वो प्रोड्यूस होगा और साथ में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी। इसका मतलब है, जब हम अल्फ़ा डीके की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर जो है वो हमारे पास 2 कम होगा और एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 4 कम होगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं बीटा डीके की, तो बीटा डीके में हमारे पास क्या होता है, बीटा डीके में हम कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक ज़्यादा होगा और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एटॉमिक नंबर हमारे पास एक ज़्यादा होगा, जैसे आप देख रहे हैं Z+1 लिखा हुआ है, लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं है, पहले भी A था और अब भी A है। तो इस तरह से हमारे पास जो रेडिएशन खारिज होगी वो हमारे पास होती है बीटा पार्टिकल, और बेसिकली जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको नज़र आ रहा है E लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखें तो कार्बन 14 6, जब ये अनस्टेबल है, रेडिएशन खारिज करेगा बीटा रेडिएशन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसमें प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन 6 था पहले, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कार्बन 6 की जगह नाइट्रोजन 6 की जगह नाइट्रोजन 7 आएगा, ये नाइट्रोजन 7 बन जाएगा हमारे पास, और ऊपर 14 ही रहेगा हमारे पास। यहाँ पर 6 की जगह आप 7 कर देंगे, नाइट्रोजन 7 और ऊपर 14 आ जाएगा। देन बीटा रेडिएशन में हमने कहा कि बीटा डीके में क्या होगा, प्रोटॉन एक ज़्यादा होगा और एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं
गैमा डीके की। गैमा डीके में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, बस जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियोइड होता है अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल में चेंज होता है और कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आई और उसके साथ हमारे पास गैमा रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी। ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अल्फ़ा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है और गैमा डीके में क्या होता है। देन हम जो है वह एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले जब हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्फ़ा रेडिएशंस, अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को ही कहते हैं। तो यहीं पर वही लिखा हुआ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ द हीलियम न्यूक्लियस कंप्राइजिंग ऑफ, आपको पता है हीलियम में जो है वो 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसका चार्ज क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से जब हम बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब इसका हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर क्योंकि इसका 2 है इसलिए इसका चार्ज भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस तरह से ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो कौन से रेडिएशंस खारिज करते हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस। ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है वो कौन से रेडिएशंस खारिज करती हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस। लेकिन जब हम बात करेंगे बीटा रेडिएशंस की तो उनमें क्या होगा, उनमें हमारे पास बीटा रेडिएशंस बेसिकली हमारे पास एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा रेडिएशंस इज़ अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है वो बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। अल्फ़ा रेडिएशंस कब खारिज होंगी, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास जब न्यूट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तब वो बीटा रेडिएशंस खारिज करेंगे। गैमा रेडिएशंस की बात करें तो गैमा रेडिएशंस बेसिकली क्या हैं, रोशनी का जो हमारे पास ज़राती नज़रिया है कि रोशनी जो है वो बेसिकली पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो गैमा रेडिएशंस हैं रोशनी की स्पीड से चलने वाले एनर्जी के पैकेट्स हैं, मींस फोटॉन्स हैं। लेकिन अगर एनर्जी के हम मौजी नज़रिए के मुताबिक देखें तो गैमा रेडिएशंस हमारे पास क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई से खारिज होती हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, बिकॉज वी आर वेल नोन दैट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैड इनवर्स रिलेशन। सो ये हमारे पास था एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको हर एक पॉइंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। देन हम देखेंगे हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ बेसिकली हम नाम से ही देख रहे हैं, हाफ और लाइफ। हाफ मतलब आधी और लाइफ मतलब ज़िंदगी। अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं तो उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड जिसके दौरान एक एलिमेंट की आधी तादाद टूट कर आधी जो गैर कैंपस न्यूक्लियाई होता है उसकी आधी तादाद टूट कर कैंपस न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाए तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ। वो वक्त जिसके दौरान एक गैर कैंपस न्यूक्लियाई की आधी तादाद टूटकर कैंपस न्यूक्लिया में तब्दील हो जाए तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। सपोज़ किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है वो 1 साल है, इसका मतलब है कि 1 साल के बाद उसकी जो आधी तादाद है वो टूटकर आधी तादाद रह जाएगी। पहले उसकी तादाद 1000 थी तो 1 साल बाद उसकी तादाद कितनी रह जाएगी, 500। इसका मतलब ये नहीं है कि जब 2 साल गुजरेगी तो उसकी जो 500 बाकी आधी तादाद थी वो भी टूट जाएगी, नहीं। इसका मतलब है कि 1 साल के बाद उसकी तादाद 500 होगी, जब दूसरा साल गुजरेगा तो वो 500 में से फिर हाफ़ हो जाएगी, मींस के 500 में से कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। फिर जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो फिर जो अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट थी 250 उसका भी हाफ़ हो जाएगा। जब चौथी हाफ लाइफ होगी तो उसमें से भी हाफ़ हो जाएगा, मींस कि हर हाफ लाइफ के बाद जो प्रेजेंट अमाउंट है उसका हाफ जो है वो कम होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक हाफ लाइफ में सपोज़ 1000 है तो दूसरी हाफ लाइफ में पूरी की पूरी अमाउंट ख़त्म हो जाएगी, नहीं। हर हाफ लाइफ के बाद उसकी आधी तादाद जो है वो कम होती है।
तो इसलिए हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रिएक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एलिमेंट। यहाँ पर अब जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है रेडियम 226 की। रेडियम 226 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 1620 ईयर्स, 1620 साल। इसका मतलब है 1620 साल के बाद उसकी जो तादाद होगी वो आधी रह जाएगी। जब दोबारा 1620 साल गुजरेंगे तो उसकी तादाद जो है वो 1/4 रह जाएगी। देखिए पहले जो है वो तादाद हमारे पास जब 1620 साल गुजरे हैं, इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ है ये, उस तब हमारे पास उसकी तादाद कितनी रह जाएगी, 1/2 मीन्स के हाफ तादाद रह जाएगी उसकी। लेकिन जब हम बात करते हैं 1620 साल और गुजरे, 1620 में 1620 और ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ होगी। तो सेकंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 1/4, 1/4। इसी तरह से जब हम थर्ड हाफ लाइफ की बात करेंगे तो उसकी तादाद इससे भी आधी हो जाएगी, मीन्स के 1/8 हो जाएगी। अब इसका जो है वो मेजर करने के लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ग्राफ नज़र आ रहा है, 1620 साल गुजरने के बाद उसकी तादाद हो गई हाफ, 1/2। लेकिन जब 1620 में 1620 और ऐड करें तो 3250 साल गुजरने के बाद उसकी तादाद कितनी रहेगी, 1/4। इसी तरह से 4860 साल गुजरने के बाद उसकी तादाद कितनी रहेगी, 1/8 मीन्स के 8वां हिस्सा जो है वो उसका बाकी रह गया। इसकी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला जो है वो देखते हैं। वो फार्मूला क्या है, 1/2t मीन्स कि जितनी हाफ लाइफ गुजरी है 1/2t। अब ये t किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है हाफ लाइफ को, कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं। सपोज़ हमारे पास जो हैं वो 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो हम 2 की पावर 2 लेंगे तो वो क्या आता है, 1/4। तो 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी, 1/4। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगी, तो हम कहते हैं 2/3 पावर होगी। तो 3 हाफ लाइफ के बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट रह जाती है, 1/8। इसी तरह से जब 4 के बाद देखते हैं तो 2 की पावर 4 होगी, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16। 4 हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी, 1/16 अमाउंट रह जाएगी। तो इसी फॉर्मूले से हमने देखना है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट बाकी रह जाती है। रिमेनिंग एटम के अकॉर्डिंग जो है वो जो मैंने फार्मूला आपको बताया वही फार्मूला है, रिमेनिंग एटम्स इक्वल्स टू ओरिजिनल एटम्स 1/2t, n इक्वल्स टू n0 मल्टीप्लाई बाय 1/2t। द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कम्बिनेशन और रिएक्शंस। जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का अमल है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नीज इस पर जो तिब्बी हालात होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे होते हैं, प्रेशर का चेंज आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इसकी हाफ लाइफ को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हाफ लाइफ और इसकी पैमाइश, हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें आपके पास जो एग्जांपल नीचे आप देख रहे हैं 18.2 एंड 18.3, ये दोनों जो हैं वो न्यूमेरिकल्स में सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और हाफ लाइफ इट्सेल्फ जो है वह एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है।